करंट विद टाइम, ऐसे आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ करंट आगे बढ़ रहा है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो है ये आई नॉट होता है मैक्सिमम करंट। यहां साइन थीटा क्यों आया, सब लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि जीरो से जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो साइन थीटा का होता है। अगर यही कॉस थीटा का ग्राफ होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता, अब आई नॉट ये हो जाता, समझ रहे हैं? अगर इधर आप आई दिखा रहे हो, ये आई नॉट दिखा रहे हो, इस चीज का ये ग्राफ को कैसे लिखेंगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। मैं बता दूं बेटा, सबको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, साइन थीटा का ग्राफ बेटा 0 से शुरू होता है और कॉस थीटा का ऊपर से 90 से पीक वैल्यू से, ये जो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री का कहलाता है, याद रखना, ठीक है? ये प्लस में आ गई वैल्यू। ऐसे ही ग्राफ अगर आपको ऐसा मिल जाए, कोई भी ग्राफ आपको इस क्या हो रहा है, क्या? अगर आपको माइनस में ग्राफ मिल जाए यहां पर ऐसे, मतलब आई नॉट यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर आपको आई दे रखा है, तो ये ग्राफ होगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी का बेटा, नीचे वाली वैल्यू माइनस में हो जाती है। बात समझ में आ रही है सबको? जैसे ग्राफ आपने करंट के देखे, ऐसे ही ग्राफ आपके वोल्टेज के भी हो सकते हैं, सेम। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे आप ये करंट के ग्राफ देख रहे हो, ये तीनों करंट के ग्राफ है, ये ग्राफ आई नॉट साइन ओमेगा टी का है। क्यों? क्योंकि साइन 0 से शुरू होता है। ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऊपर से शुरू हो रहा है, कॉस ओमेगा टी हो गया। नीचे से शुरू हो रहा है बेटा, ये देखो माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस साइन का ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी को इसमें दिक्कत हो तो बताओ। आज मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं जो ऑल्टरनेटिंग करंट में इस्तेमाल होंगी। ये चीज नहीं पूछी जाएगी, पर ये चीज आगे के टॉपिक्स में यूज होने वाली है। अगर ये नहीं समझ में आएगा, आगे के टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा, ग्राफ नहीं बनाने आ पाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका ले लो। हाँ, दोबारा बता देता हूँ। अगर आपके पास ये एक इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, और ऐसे साइकिल आगे बढ़ती जा रही है, तो ये साइन थीटा का ग्राफ कहलाता है। यहाँ पर आप साइन ओमेगा टी लिख सकते हो बिना किसी झिझक के। अगर यही ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, ऐसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं, ये ऊपर से यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप इसे कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बोलेंगे, ऐसे ऊपर से स्टार्ट हुआ। अगर ये नीचे से ऐसे 0 से स्टार्ट ना होके नीचे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये माइनस कॉस का ग्राफ हो गया, क्योंकि माइनस की तरफ आ गया ना कॉस थीटा, और ये माइनस साइन। क्यों माइनस साइन हुआ? क्योंकि 0 में स्टार्ट हो रहा है लेकिन माइनस नीचे वाली साइड से। इसकी पहला पीक वैल्यू पॉजिटिव है, 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से हुआ। आप वो भी ले सकते हो, समझ में आ गया? बट एक्चुअल में क्या है ना, देखो हमें अभी थीटा जो है बेटा, ओमेगा टी जो है ना निशान, उसमें वैल्यू 0 90 दे नहीं रखी उसके हिसाब से, तो हम टाइम के हिसाब से भी इस चीज को मान के चल सकते हैं। बट ये एक जर्नल वे है। ये चीज कैसे हुई, वो आंसर बिल्कुल गुरनिशान सही बता रहा है कि भाई अगर मैं साइन 0 पुट कर दूं यहाँ पर, यहाँ 0 हुआ ना, इसका मतलब तो साइन 0 0 हो गया, समझ में आ गया? और साइन की जगह अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, साइन 90 पुट करता हूँ उसके हिसाब से, तो वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा का ग्राफ है, ठीक है? तो मेन लेकिन जो अभी बात मुझे याद रखनी है वो कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस थीटा का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा और साइन थीटा का 0 से स्टार्ट होगा। देखते ही ये बात हमें पता लग जानी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है? अब यही ग्राफ वोल्टेज के ग्राफ भी बन सकते हैं, जैसा करंट का बना वैसे ही बेटा ये ग्राफ वोल्टेज का भी बन सकता है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। आप इसको ईएमएफ का ग्राफ भी मान सकते हो,
यहाँ ई नॉट हो जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, आप लिखोगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये सारे यूज होंगे। ऐसे ही इसको भी ई का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ ई कर देंगे, समझ में आ गया। ऐसे ये भी ई का ग्राफ बन सकता है, ये भी ई का ग्राफ बन सकता है। जैसे करंट के बने वैसे ईएमएफ यानी कि वोल्टेज के ग्राफ भी फॉर्म हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट चीज मैं आपको टूल सिखा रहा हूं। आगे हम बैक टू बैक ना 3 बड़े टॉपिक्स करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, और उनके टूल्स है ये, उन टॉपिक्स को समझने के लिए। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं इसी के अंदर, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 2 वेव्स आ रही हैं साथ में, या 2 करंट साथ में मिल जाते हैं, 2 आपको वेव्स एक साथ मिली हुई दिख रही हैं, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं। ये एक वेव है बेटा, ये दूसरी वेव है। इसका क्रेस्ट इसके साथ चल रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ चल रहा है। ये भी 0 से स्टार्ट हुआ है, ये भी 0 पे जा रहा है, देख रहे हो। तो इनका फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री का। नो फेज, सेम फेज, ये सब वर्ड लिख सकते हो आप इनके लिए। मतलब ये दोनों ग्राफ ए और ग्राफ बी आर इन सेम फेज विद ईच अदर। ग्राफ ए और बी का फेज डिफरेंस 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर इन सेम फेज। समझ में आ गया। इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक वेव ट्रेवल, मान लो जैसे आपने अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आपको, तो एक करंट आपके पास ये वाला है, ए वाला, एक करंट आपके पास बी वाला है। आपने दोनों को मिलाया तो आपको ग्राफ ऐसे मिल रहे हैं दोनों के। तो ये सेम फेज में कहलाएंगे, या कहलाएंगे नो फेज डिफरेंस। कोई फेज डिफरेंस नहीं है इनका, फेज डिफरेंस 0 है। सर ये इस वजह से हुआ क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है दोनों का। सेम है, और लेकिन हम ना गुरुजी ग्राफ को याद करके भी देखेंगे तो बेटर रहेगा। दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों के क्रेस्ट ट्रफ एक ही जगह पे चल रहे हैं, इसलिए फेज डिफरेंस 0 चल रहा है। सर पीक वैल्यू का कोई काम नहीं है। नहीं, पीक वैल्यू का कोई काम नहीं है। पीक वैल्यू ज्यादा हो कम हो, फेज डिफरेंस उस पर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल, पीक वैल्यू का कोई रोल प्ले नहीं है, ये बात पक्की है। ऐसा भी हो सकता है कि ये करंट हो, जरूरी नहीं है कि दोनों करंट हो। ये करंट का ग्राफ है और ये वोल्टेज का ग्राफ है। मैं आपसे पूछूं करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 0 है इस केस में। इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम चीज का ग्राफ हो। कोई भी दुनिया के 2 ग्राफ के बीच में फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस राइट नाउ 0 है, ऐसा ग्राफ मिल रहा है आपको यहाँ पे। अगर एक ग्राफ ऐसा हो, एक ग्राफ ऐसा हो, मतलब करंट का ग्राफ ये है और वोल्टेज का ग्राफ ये है, तो इसमें करंट देखो 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज तो 0 पर ही था। वोल्टेज 0 पर है, देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, करंट 90 डिग्री। बेटा ये पोजीशन 0 होती है एक तरीके से, ये +90 और ये -90, ये ध्यान रख लेना हमेशा। तो ये 0, ये 90 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इस केस में आई और ई के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। उसमें लीड कौन कर रहा होगा, आई लीड कर रहा है ई को बाय 90 डिग्री, ऐसे लिखोगे आप। फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, ये बात तो सही है। आई और ई के ग्राफ के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, ये तो हमने मान लिया। लेकिन कौन लीड कर रहा है, तो हम कह रहे हैं भाई ई जो है बेचारा पीछे रह गया है और आई आगे है, आई लीड कर रहा है बाय फेज एंगल 90 डिग्री। आई लीड ई बाय 90। इसी तरीके से एक ग्राफ और आपको देखने को मिलेगा, ई अभी भी यही है, आई नीचे चला गया।
फेज एंगल इसमें भी 90 ऐसे फेज एंगल भी बोल सकते हैं फेज डिफरेंस को। फेज एंगल इनके बीच में अभी भी क्या है 90 है, बट यहां पर क्या होगा, ये -90 पे है, ये 0 पे है। -90 और 0 में कौन सा बड़ा है 0, तो हम लिखेंगे ई लीड आई बाय 90 डिग्री। ई जो है वो 90 डिग्री आगे है किससे, आई से। ये ग्राफ आई का है नीचे वाला। ये है फेज डिफरेंस की कहानी, इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता देता हूं, आपको कोई भी दो ग्राफ्स एक दूसरे के साथ मिला दिया, आप सुपर इम्पोज कर दिए, मिलाने के बाद आपने ये देखा कि उन दोनों के बीच में फेज में कितना बदलाव आ रहा है। अगर दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं तो फेज डिफरेंस 0 है, बिल्कुल 0 से 0 मिल रहा है, 0 से 0 स्टार्टिंग एंडिंग बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अगर दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि एक का 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, एक का 90 है, तो फेज डिफरेंस +90 का हो जाएगा। और फेज डिफरेंस के हिसाब से आई जो है वो आगे है, आई लीड ई बाय 90 डिग्री हो गया। अगले केस में ये 0 था, ई से स्टार्ट हो रहा था और ये -90, तो इसमें मैं बोलूंगा ई लीड आई बाय 90 डिग्री। सो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसमें किसी की क्वेरी है तो पूछ सकता है वो, एनी क्वेरी अबाउट ऑल दिस। बेटा वीडियो चल रही है, मेरी तरफ से तो चल रही है, आपकी तरफ से शायद कोई प्रॉब्लम है। सर मेरे यहाँ पे भी शो नहीं हो रही। नेटवर्क की वजह से हो सकती है। सर चल रही है। खुल के रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, चिंता मत करो आज की, ठीक है। ओके सर। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। ये हो गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसी में देखना, सबसे पहले आएगा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। अब मैंने बताया ना कि मैं 3 डेरिवेशन की तैयारी, 3 डेरिवेशन के टूल्स आप लोगों को करा रहा था, उन्हीं टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि दुनिया में एक करंट होता है जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, जो 220 वोल्ट के साथ ट्रेवल करता है सर्किट के अंदर और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है, ठीक है। निकोला टेस्ला वो पर्सन था जिसने इसके बारे में इन्वेंशन करी थी, और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बहुत दूर तक इसे ट्रेवल कराया जा सकता है विदाउट एनर्जी लॉस, मच एनर्जी लॉस, बहुत कम एनर्जी लॉस होता है इसमें। बस यस, बट यस, ड्यू टू हाई वोल्टेज ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एसी का जो शॉक है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू द शॉक ऑफ डीसी। आज तक बैटरी से कितने लोग चिपक के मरे हैं, कोई नहीं मरा, बट ऑल्टरनेटिंग करंट से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं अभी तक। सो अगर हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को सर्किट में लगा के देखेंगे कि आपके घर में जो अप्लायंसेस हैं उनमें ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे काम करता होगा। आपके घर में जो डिवाइसेस हैं उनमें एक तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लगा के देख रहे हैं। हमारे घर में जितनी डिवाइसेस होती है ना, चाहे हमारे घर टीवी है, हमारे घर में फ्रिज है, हमारे घर में एसी है, या फिर हमारे घर के अंदर मोटर की हम बात कर रहे हैं, इन सब डिवाइसेस के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। हर डिवाइस में 3 चीजों में से एक चीज तो जरूर मौजूद होगी, और हो सकता है कि तीनों भी मौजूद हो। पहली चीज, आपके घर में जो डिवाइस है उसके पास रेजिस्टर तो होगा ही होगा, मतलब उसके अंदर एक रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो ही रहा होगा, उसमें कोई कॉइल होगी, कोई भी कारण होगा जो रेजिस्टेंस बना रहा होगा। पहली डिवाइस, हर घर के डिवाइस के अंदर रेजिस्टर नाम की चीज तो है ही है। दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज इंडक्टर। इंडक्टर, आपके घर में जितनी डिवाइसेस हैं उनमें इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या है, सबसे पहले इंडक्टर के बारे में हम बात करते हैं। इंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले इंडक्टर क्या है, एक कॉइल है। ये जो कॉइल होती है ना, इसे हम इंडक्टर बोल सकते हैं।
जो आप सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में कॉइल इस्तेमाल कर रहे थे, वो कॉइल इंडक्टर है। सोलिनॉइड क्या होती है? सोलिनॉइड बड़ी कॉइल होती है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा होते हैं पर बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत साइज छोटा होता है। आपको याद होगा पहले, अब तो ट्यूबलाइट की जगह एलईडी आना शुरू हो गया है। आपके घरों में ट्यूबलाइट लगी होती थी तो एक बड़ी सी चौक होती थी, ऐसे मतलब एक बड़ा सा स्टैंड होता था, उसके बीच में एक बॉक्स सा लगा होता था छोटा सा, उसे हम चौक बोलते थे। चौक कॉइल होती थी एक्चुअल में। वो चौक कॉइल भी एक तरीके की इंडक्टर कॉइल ही होती थी। आपके पास जितने घर में फैन है, जितने आपके घर में डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन सब डिवाइसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉइल का इस्तेमाल जरूर हो रहा है और वो कॉइल इंडक्टर है। ठीक है, मतलब 3 टाइप की चीजें हैं, इन तीनों में से एक चीज तो हर डिवाइस में होगी। दोनों भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो, तीनों भी हो सकती हैं। पहले हम एक एक की बात करेंगे। तीसरी चीज जो आपके घर के डिवाइस में होनी चाहिए या होगी, वो है कैपेसिटर। ये भी आप ऑब्जर्व करोगे, हर एयर कंडीशनर के अंदर लगा हुआ है, हर फैन के अंदर लगा हुआ है कैपेसिटर। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हर डिवाइसेस के अंदर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों भी हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, अकेला भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। और हम अब सीखेंगे कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को, यानी कि इस एसी करंट को रेजिस्टर में देते हैं तब क्या होता है, मतलब रेजिस्टर वाले डिवाइस पर लगाते हैं जिसमें रेजिस्टर है। फिर हम देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर में लगाते हैं तब क्या होता है। फिर हम देखेंगे इंडक्टर के बाद कैपेसिटर में लगाते हैं तब क्या होता है। तीनों में लगा के देखेंगे और तीनों की इक्वेशंस बनाएंगे। जब ऑल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टर में लगाया तब इक्वेशन क्या थी, इंडक्टर में लगाया तब इक्वेशन क्या थी, कैपेसिटर में लगाया तब इक्वेशन क्या थी। रेजिस्टर में लगाया तो ग्राफ कैसा बना, फेज डिफरेंस क्या था करंट और वोल्टेज का, कैसा करंट था, वोल्टेज कैसी थी, ये सारी डिस्कशन की जाएंगी रेजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। मतलब जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टर में लगाया तब करंट और वोल्टेज का, जैसे अभी पीछे ग्राफ देखा आपने फेज डिफरेंस वाला, वैसा ग्राफ बना के देखेंगे। इंडक्टर में लगाया तब ग्राफ कैसा मिलेगा, कैपेसिटर में लगाया तब ग्राफ कैसा मिलेगा। हमें ग्राफ बनाने हैं, हमें इक्वेशन बनानी है, हमें देखना है कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर तीनों में से किसी एक चीज के साथ पहले कनेक्ट होता है तो उसके करंट और वोल्टेज का बिहेवियर कैसा रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच का बिहेवियर। समझ में आ गया होगा। हमारा आगे का गेम प्लान क्या है? गेम प्लान ये है कि हमने 3 डिवाइसेस के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट को लगा के देखना है, बस और कुछ नहीं कर रहा मैं, और उनके डिस्कशन करने हैं हमें। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक और सबसे पॉपुलर टॉपिक जो इसमें पूछा जाता है वो है एसी सर्किट containing resistor only. This is AC circuit containing resistor only. जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में रेजिस्टर होता है तब क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है अभी यहाँ पे। ठीक है जी, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। देखते हैं कैसे काम करता है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। ये हमने एक रेजिस्टर ले लिया, ये सिंबल आप देख रहे हो, जैसे बैटरी का सिंबल ये होता था ना, ये सेल का होता था, ऐसे और लगा देते बैटरी बन जाती थी, वैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होगा बेटा, खाली ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, ये ध्यान रखना इसका। समझ में आ गया? ये सिंबल किसका है? ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो ये एक रेजिस्टर है जो किसी डिवाइस में कनेक्टेड है, या इस रेजिस्टर के साथ हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पास आउट कराया है। जैसे ही आप किसी डिवाइस पर करंट पास आउट कराने के लिए जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहले आपको
आने वाले 3 टॉपिक करने हैं लगातार, बैक टू बैक 3 टॉपिक है, और सही बोलूं प्रीवियस ईयर में हद से ज्यादा बार आए हुए हैं, बहुत बार आ चुका है ये टॉपिक। एसी सर्किट, रेजिस्टर आता है, इंडक्टर आता है या कैपेसिटर, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो सबसे पहले मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका कंप्लीट टॉपिक डेरिवेशन करा रहा हूं कॉन्सेप्चुअल की फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, ये थ्योरी में नहीं, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे। मैं डेरिवेशन भी करा रहा हूं और आगे कॉन्सेप्चुअल भी इसके साथ साथ ही बनाता जाऊंगा। सबसे पहली बात, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पास आउट कराया रेजिस्टर आर के साथ, कोई दिक्कत बेटा इसमें? ठीक है, तो उस समय ईएमएफ की वोल्टेज क्या होगी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं आपको हमेशा एक बात क्लियर कर दूं, दुनिया में हर ग्राफ में, चाहे वो रेजिस्टर का हो, इंडक्टर का हो, कैपेसिटर का हो, वोल्टेज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अगर वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं ना तो यहीं से स्टार्ट होगा, साइन थीटा का ग्राफ बनाएगी वैसे। वोल्टेज ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, सिर्फ करंट ऊपर नीचे जाता है। मतलब वोल्टेज का ग्राफ आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। और यहां पर हम करने क्या वाले हैं? यहां हम ये करने वाले हैं कि जब हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई इस रेजिस्टर पर, तो जो करंट मिला हमें उसका ग्राफ कैसा होगा। मतलब हमें ई की इक्वेशन को, हमारा टारगेट क्या होगा? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की इक्वेशन पे फॉर्मूले ये वो लगा के कन्वर्ट करके इसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग जो भी आ रहा है उसकी फॉर्म में चेंज करना है। अगर कोई फेज डिफरेंस है तो कुछ आ जाएगा, नहीं होगा तो ओमेगा टी रह जाएगा। हमारा काम है ई की इक्वेशन को आई की इक्वेशन में चेंज करना, ये हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं? हम ईएमएफ की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा काम है राइट नाउ। जल्दी से देखते हैं कैसे। सबसे पहले E इज इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत? आपने वोल्टेज लगाई E, सब जानते हैं E इज इक्वल टू तो आई आर होता है भाई, होगा या नहीं? जैसे यहां पर आई आर लिखूंगा, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पे। जब ये करंट यहां रह गया तो इस ई नॉट के अपॉन में रेजिस्टेंस लेके जा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कहता है जब E इज इक्वल टू आई आर होता है तो ई नॉट इक्वल टू आई नॉट आर नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए या नहीं? तो आई नॉट की वैल्यू तो ई नॉट बाय आर हो जानी चाहिए, होगी या नहीं? जैसे E इज इक्वल टू आई आर है तो ये ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ मैक्सिमम करंट और नॉर्मल ईएमएफ के साथ नॉर्मल करंट, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं आई नॉट लिख सकता हूं। ये ई की इक्वेशन आई में चेंज हो गई बेटा। आगे आने वाले 2 और डेरिवेशन है, उन सभी डेरिवेशन में यहां पर ई नॉट आएगा और यहां पर कुछ रेजिस्टेंस आएगा। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट लिखना होगा हमेशा, आई नॉट आएगा यहां पे हमेशा। आगे आने वाले 2 और डेरिवेशन ऐसे ही। ये तो छोटा सा काम था, जब एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली हो तो ई की इक्वेशन को आई की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने। लेकिन कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन क्या आता है कि इस इक्वेशन से आपको क्या मिला? आपको पहले वो बोलेगा ड्रॉ करो फेजर डायग्राम। क्या बोलेगा बेटा? फेजर डायग्राम। तो 2 तरीके के फेजर डायग्राम आपको बनाने होंगे इसमें, समझ लीजिए कैसा। एक ग्राफ ऐसा होगा, इसमें यहां पर आप वोल्टेज को दिखाओगे ई नॉट को, यहां पर क्या होगा? वोल्टेज ई नॉट। कितने डिग्री एंगल पर है वोल्टेज ई नॉट? ओमेगा टी एंगल पर है भाई, बड़ी खुशी से आप ओमेगा टी लिख दोगे। बट बड़ी बात तो ये थी कि करंट ने उसे धोखा नहीं दिया। जितने एंगल पर वोल्टेज है ओमेगा टी पर, करंट भी देखो ओमेगा टी एंगल पर ही है। ओमेगा टी प्लस 90 नहीं है, ओमेगा प्लीज टी प्लस 20 नहीं है, ओमेगा टी प्लस समथिंग नहीं है, ना ही ओमेगा टी माइनस समथिंग है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? बिल्कुल सेम है।
तो आई नॉट का ग्राफ भी ऐसे ही हो जाएगा, आप ऐसे लिख दोगे, ई नॉट और आई नॉट एक ही ग्राफ पे आ गए। इसका फेज एंगल का डायग्राम, ये फेजर डायग्राम हो गया, और अगला जो मैं बनाने वाला हूं फेज एंगल का डायग्राम है। ये मैंने ई नॉट का ग्राफ बनाया, मैंने बताया ना ई नॉट हमेशा यहां से चालू होगा, बट बेटा आई नॉट भी तो सेम ही है, आई नॉट भी सेम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो आई नॉट का ग्राफ भी यहीं पर बनाया जाएगा। और आप लिख दोगे when AC circuit contain resistor only, then E and I are in same phase। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। फेज डिफरेंस 0 होता है। ये फाई 0 मैंने बताया था ना, फेज डिफरेंस 0 अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आ रही है, ऊपर वाली लाइनों को क्रेस्ट बोलते हैं, ट्रफ के साथ ट्रफ आ रही है, ये भी 0 से स्टार्ट है, दूसरा भी 0 से स्टार्ट है, ई नॉट आई नॉट दोनों ऊपर है, देन वी आर सिंपली सेइंग दिस थिंग कि दे हैव फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 0। इनका कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये फेजर डायग्राम हो गया ई नॉट आई नॉट का, और इस तरफ ओमेगा टी एंगल साथ में आपने दिखा दिया। ये डायग्राम पूछे जा सकते हैं आपसे, आपको पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट विद अ रेजिस्टर ओनली सर्किट। देन ईएमएफ की इक्वेशन को आई की इक्वेशन में पहले चेंज करोगे, फिर बताओगे कि दोनों का फेज एंगल बिल्कुल बराबर दिख रहा है, मुझे तो कोई फेज डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, तो फाई मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस केस में देयर इज नो फेज डिफरेंस हियर, करंट एंड वोल्टेज हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 0। कोई किसी को लीड नहीं कर रहा, कोई किसी से लैग में नहीं है, दोनों 0 है, दोनों एक ही टाइम पे 0 हो रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं बिल्कुल। किसी को इसमें कोई क्वेरी या डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये जो फेजर डायग्राम है ये डेरिवेशन के साथ तो नहीं करनी है, कॉन्सेप्चुअल में ही होगा ना? ये कॉन्सेप्चुअल में भी होगा, लेकिन अगर डेरिवेशन में आ जाए वंश और क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है तो हमारा फर्ज है कि ये भी करके छोड़ दें। समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन यस कॉन्सेप्चुअल में 1 मार्कर में भी आ सकता है, 2 मार्कर में 2 ग्राफ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो, इन 2 ग्राफ्स को बनाने से मार्क्स पूरे पक्के होते हैं। वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। क्वेश्चन को पढ़ोगे, हो सकता है वो पूछ ले फेजर डायग्राम भी बना के दिखाओ, हो सकता है वो ना बोले, वो वेटेज पे डिपेंड करेगा। खाली 2 नंबर के अंदर अगर आप यही क्वेश्चन लिख के आ रहे हो और एक डायग्राम भी बना के आ रहे हो, इट्स इनफ, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट अगर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा गया हो, स्पेशली हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा हो आपको, ठीक है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। वीडियो पॉज हुई है, वेट, स्क्रीन हट गई सर। ठीक है।